तो आज हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। ग्राफ वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। इस ग्राफ के टॉपिक में हमको थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगने का मतलब है कि हो सकता है 2-3 क्लास में खत्म हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग से आखिर तक जितना कुछ है वो बता दें। ठीक 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 है। ठीक। ग्राफ में हम अभी ग्राफ शुरू नहीं हुआ है ना, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, जस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम स्ट्रेट, देखो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके पहले ग्राफ देखेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, फिर सारे ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे। ठीक है। ठीक है। और फिर ऐसे करते करते उनके इक्वेशंस और उनके ग्राफ। ठीक है। और हो हम्म। सकेगा तो हर एक का एक एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी देंगे इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कहाँ कहाँ यूज होता रहता है, उसका कोई एग्जाम्पल ले लिया ऐसे करके। ठीक है। हम्म। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है। स्ट्रेट लाइन, अब जो स्ट्रेट लाइन है इसका जनरल इक्वेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। जनरल इक्वेशन है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको प्लॉट करने के लिए हमको बहुत अगर स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है तो कुछ नहीं करना है। हम क्या करें, अगर इस टाइप की जनरल इक्वेशन है तो पहले एक्स जीरो रख लो, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मान लेते हैं एक्स जीरो रखने पे y की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस सी अपॉन बी होगी। और फिर y जीरो रख लो, x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हो जाएगी माइनस सी अपॉन ए। और फिर क्या करो कि x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। x जीरो का मतलब है कि y एक्सिस पे ये पॉइंट कहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन हो सकता है सी और बी पॉजिटिव हो, तो ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं ये पॉइंट है माइनस सी अपॉन बी। ठीक है। और ऐसे ही y जीरो यानी x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो सकता है, मान लेते हैं ये माइनस सी अपॉन ए। और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें सी नहीं रहता है, मतलब कुछ इक्वेशन इस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, सी नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें सी नहीं है यानी ये कंफर्म, इसमें जब x जीरो रखेंगे, x जीरो रखेंगे तो हमें y भी जीरो मिल जाएगा। तो हमें एक ही पॉइंट मिला 0,0, जो कि ये है ओरिजिन हमारा। तो क्योंकि हमें 0,0 जो पॉइंट मिल रहा है वो ये है। अब हमारी हाँ। स्ट्रेट लाइन जो होगी, हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए तब स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब हमें यहाँ एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि x की एक और कोई वैल्यू ले लो 1 या 2 और उससे y की वैल्यू निकाल लो। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि इसकी जो इसका जो इक्वेशन ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ये कब होगा, अगर m ग्रेटर देन 0 है, यानी कि m अगर पॉजिटिव है तो उस केस में हमें ये ग्राफ मिलेगा। और अगर m हमारा लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है। ये एक्यूट एंगल उसके बेसिस पे भी समझा जा सकता है ना। हाँ, मतलब एक्यूट यहाँ पे एंगल ही होती देख है। लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू माइनस 2x है, तो माइनस देखते ही पता चल गया कि इसका m नेगेटिव यानी ये लाइन ऐसे कुछ होगी। ठीक है। जहां पर m जो है वो स्लोप कहलाता है। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है थीटा, उसके tan को हम स्लोप कहते हैं। ठीक है। तो अगर tan पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है अगर एंगल एक्यूट होगा तो m स्लोप पॉजिटिव आएगा तो लाइन ऐसी होगी, और अगर एक्यूट ऑब्ट्यूज हुआ तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है। ओके। अच्छा, कुछ इसको मिटाते हैं, मिटाते चल रहे हैं, ये भी मिटा रहे हैं। हम्म। ओके। बाकी कुछ स्टैंडर्ड लाइंस थी, उनको तो डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं। जैसे अगर x इज इक्वल टू सी है, ठीक है, तो यानी कि ये लाइन हमारी कौन सी होगी, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है। तो अगर x इक्वल टू सी जैसी लाइन है तो कुछ ऐसी लाइन होगी। डिपेंड करता है c क्या है, पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो इधर। और अगर y इज इक्वल टू सी जैसी लाइन है तो कोई ऐसी होगी। डिपेंड करता है, तो ये y इक्वल टू सी होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल, ये x इक्वल टू सी होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस
डब्ल्यू, ठीक है, जहाँ के ई काइनेटिक एनर्जी है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी है और डब्ल्यू हमारा वर्क फंक्शन है। अब मान लेते हैं हमें एक ग्राफ बनाना है के ई वर्सेस न्यू का, के ई काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वैसे तो दिख रहा है अगर कि जो है ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम के ई को लेना है मुझे वाई एक्सिस पे, काइनेटिक एनर्जी इधर होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी न्यू इधर होनी चाहिए। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को मुझे वाई एक्सिस पे लेना है तो के ई को समझो वाई है और न्यू को समझो एक्स है। अगर यहाँ रख दो तो y इज इक्वल टू एच एक्स माइनस डब्ल्यू। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, कैसे पता मुझे, क्योंकि इसमें y और x की पावर 1 1 है और y और x मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा है ए एक्स प्लस बी वाई जैसा। अब इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले y को 0 ले लेंगे। तो अगर हम y को 0 ले लें तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू मुझे मिलेगी डब्ल्यू बाई एच, यहाँ कहीं होगा डब्ल्यू बाई एच, ठीक है। और अगर हम x 0 रख लें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ये हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ से हम बाकी चीजें भी बता सकते हैं कि जैसे इस ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप हमें क्या देगा। मान लेते हैं हम आपसे पूछे कि इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, थीटा। तो अगर ध्यान से देखें तो tan थीटा इसका स्लोप होता है और tan थीटा तब होता है जब ये y इक्वल टू mx जैसी हो। तो देखो ये y इक्वल टू mx जैसी है, अगर ध्यान से देखें तो ये m है, स्लोप है ना, यानी कि इसका स्लोप हमें प्लैंक कांस्टेंट देगा, यानी इस लाइन का स्लोप हमें प्लैंक कांस्टेंट दे रहा है। और इस लाइन का y इंटरसेप्ट हमें क्या दे रहा है, y इंटरसेप्ट हमें वर्क फंक्शन दे रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे, लाइन के बाद आ रहा है हमारा सर्कल। तो सर्कल का एक इक्वेशन जो होता है वो ये होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां h एंड k जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, एंड आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल होती है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसका बहुत आसान सा इक्वेशन होगा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसका सेंटर कितना है, 2 माइनस 1, और रेडियस कितना है, मान लो यहाँ पे 4 होता तो रेडियस, या मान लेते हैं 9 होता तो रेडियस कितनी हो जाती, 3। अब हम कहते हैं कि जो है इसका जो ग्राफ होगा ये x एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो 2 माइनस 1 कहाँ पर होगा, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, ये यहाँ कहीं आएगी 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको एज अ सेंटर लेते हुए और 3 को एज अ रेडियस लेते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। इसकी रेडियस 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सर्कल कैसे बनेगा। सर्कल का इक्वेशन बहुत आसान है, सर्कल का यूज ज्यादा दिखता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा कोई इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अगला है सर्कल के बाद है पैराबोला, ठीक है, तो मिटा के ही बताते हैं, ठीक है। अगला इक्वेशन है पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन दो तरीके से होता है, या तो y इज इक्वल टू, मान लेते हैं a कोई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे a पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू a y, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, या फिर x इक्वल टू dy स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के पैराबोला हो सकते हैं, ठीक है। अब एक पैराबोला पहले हम ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इधर x एक्सिस है और इधर हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा, इसका पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है? इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट अलग से नहीं है, मतलब अगर हम x 0 रखें तो y भी 0 आएगा, यानी ये 0,0 इसे पास होगा। अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है।
और ये होगा y को, अब यहाँ पे अगर a पॉजिटिव है, a अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये ग्राफ होगा, a ग्रेटर देन 0 हो या हाँ मतलब ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ ऐसा होगा, और अगर a निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। ऐसा होगा। ठीक है, ये तब होगा जब a क्या हो, नेगेटिव हो, लेस देन 0। ठीक है, बोलो अब। तो ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का हो गया। ऐसे ही इसका देख लेते हैं, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला ग्राफ देखें तो ये ऐसा बनेगा। रुको एक मिनट, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर था ना, तो x की वैल्यू प्लस माइनस आई। अच्छा, ये गलत हो गया। ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में इसका है, y इज इक्वल सॉरी x इक्वल टू बी वाई स्क्वायर का है। ठीक है ना, और जब b ग्रेटर देन 0 होगा तो ये, और जब b लेस देन 0 होगा तो ये। ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे अच्छा ये तरीका है कि अगर हम इस y स्क्वायर को इधर ले ले, रूट आ जाएगा, तो जब रूट ले लेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस, सॉरी जब इधर रूट ले लेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी ना। हाँ, तो दोनों साइड में वेरी करेगा, लेकिन हाँ। x का वैल्यू एक साइड ही रहेगा। हाँ, तो x का वैल्यू एक साइड रहेगा, y का वैल्यू, इसलिए ऐसा ये ग्राफ इसका है, और ये वाला इसका यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा किसका, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो ये, और a अगर नेगेटिव है तो ये। ठीक है, मिटा दे इसको हम। हाँ, मिटा दो। ओके, अब जो है एक नोट देख लेते हैं, एक नोट देख लेते हैं। क्या है वो नोट, अगर y इक्वल टू ए एक्स की पावर 2n है, जहां पे n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है ना, जाहिर सी बात है ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 ले लेंगे तो y इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा कोई भी ग्राफ, ऐसा कोई भी फंक्शन हो, इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, ऐसा कोई भी फंक्शन हो, सबका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है। ठीक, मतलब x की पावर 4 का भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, x की पावर 6 का भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, x की पावर 10 का भी ग्राफ, जितनी भी इवन पावर वाले हैं सबका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब लेकिन फर्क क्या रहेगा, अगर हमको ये देखना हो कि ठीक है, अगर हम मुझे ये देखना हो कि यहाँ पे जैसे मान लो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 दोनों का ग्राफ एक साथ बना रहे हो, तो फर्क क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं ये y है और ये x है, अब मुझे x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स की पावर 4 दोनों का ग्राफ एक साथ बनाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखो अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू भी 1 होगी, यानी दोनों ही ग्राफ 1,1 से जाएंगे या फिर -1,1 से। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट, ऐसे जितने भी ग्राफ हैं उसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे। यहाँ पे हम 1,1 लेके चल रहे हैं, किसी और में कुछ और ले सकते हैं, मोस्टली 1,1 लिया जाता है, उससे हमें फायदा है। अभी देखते हैं क्या फायदा है। तो मान लेते हैं ये एक ग्राफ है, ठीक, ओरिजिन से जा रहा है। अब मान लो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ बना दिया। चाहे एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो और चाहे एक्स की पावर 4 का ग्राफ हो, दोनों ही 1,1 से तो पास होंगे ही, होंगे ना। हाँ। अब देखो, अब हम कंपैरिजन करेंगे, अगर 1 की वैल्यू, सॉरी अगर x की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, लेट कर लेते हैं 1/2, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से रिजल्ट y की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी, आएगी।
और y इक्वल टू एक्स की पावर 4 से क्या रिजल्ट आएगा? y की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 16 1/16। कौन सी बड़ी है, कौन सी ज्यादा है? ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? 1/4 ज्यादा है, ये मतलब ज्यादा है और ये इसके रिस्पेक्ट में कम है। कम है। तो अगर यहाँ पे 1 से नीचे कोई पॉइंट देखें तो 1 से नीचे किसी भी पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर ज्यादा है, मतलब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर में ज्यादा है और उसकी वैल्यू कम है। क्लियर है ना? जबकि 1,1 से ऊपर अगर हम जाए, जैसे x इक्वल टू अगर हम 2 लेते तो एक्स स्क्वायर 4 आता और एक्स पावर 4 16 आता, यानी कि उस केस में एक्स पावर 4 ज्यादा होता। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स पावर 4 का। ठीक ठीक ठीक, दोनों ही ग्राफ 1,1 पे क्रॉस करेंगे, लेकिन 1,1 के बाद मतलब ये x की पावर 4 वाला ग्राफ, उसका जो y है वो ज्यादा है ना, इसलिए गिवन x के लिए इसमें y ज्यादा है और इसमें कम है। क्लियर हो रहा है ना? ब्लैक और व्हाइट अलग अलग दिख रहा है, सॉरी ब्लैक और ब्लू। ठीक, तो इस तरीके से, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, अगर हम कहें कि जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ वाला पार्ट, अब जैसे मान लेते हैं x की पावर 10 होता तो x की पावर 10 नीचे यहाँ पे और नीचे से होता, मतलब अगर मान लेते हैं x पावर 10 होता तो ये और नीचे से होता, ठीक है, लेकिन 1,1 को क्रॉस करने के बाद और इधर होता। क्लियर हो रही बात? हाँ। तो ये हो गया। इस तरीके से हम कंपैरिजन करके, मतलब अगर एक सिंगल बनाना है ग्राफ, मान लेते हैं x पावर 4 का एक से बनाना है तो ऐसे ही बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें कंपेयर करना है, मान लेते हैं दो ऐसे फंक्शन है, मान लो दो ऐसे फॉर्मूले हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लो हम एक ही ग्राफ में दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसमें हम 1 और 2 लिख दे और हम ये पूछें कि कौन सा ग्राफ जो है डाइपोल के लिए है और कौन सा पॉइंट चार्ज के लिए, तो वहां पे कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो ग्राफ मतलब जरूरी नहीं बनाना, मान लो 4 ऑप्शन में बने ही हुआ है ग्राफ, लेकिन हमें कंपैरिजन वाली बात पता है तो हम खुद भी कंपेयर करके गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं। ऐसे ही अगर हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ पूछा जाए तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा x क्यूब का ग्राफ है। अब जितने भी x की पावर 2n+1 के ग्राफ हैं, जहां पे n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, जितने भी, मतलब x की पावर 5 का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, x की पावर 7 का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, x की पावर 9 का भी ग्राफ ऐसा ही होगा। बट फर्क क्या होगा, अगर हम x की पावर मान लेते हैं 5 का ग्राफ बनाते हैं, x की पावर 5 का, तो कुछ ऐसा बनता। अब तो समझ जाओ 1,1 पे तो ये क्रॉस करेगा ही, क्योंकि x की वैल्यू y इक्वल टू एक्स की पावर 5 में अगर हम बना रहे हो तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा ही, तो इसको तो क्रॉस करेगा ही, और इसको क्रॉस करने के बाद इधर, और फिर यहाँ -1,1 को क्रॉस करेगा और ऐसे। ठीक है ना? क्लियर है? तो ऐसे हम उसी कंपैरिजन से बता सकते हैं कि 1,1 से पहले ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, लेकिन 1,1 के बाद ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, तो जितने भी ऑड पावर वाले हैं वो सारे ग्राफ ऐसे बनेंगे। इसको मिटाते हैं। अब देखो हमने पैराबोला का ग्राफ देख लिया है, तो हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी ग्राफ देख ही लेते हैं। ठीक है, या क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, कोई भी है, एक्स क्यूब में है, मान लेते हैं ऐसी कोई इक्वेशन है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस, पहले स्क्वायर की देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो मान लेते हैं पहले है कोई 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 मान लेते हैं। अब इसका मान लो ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पैराबोला ही का एक समझो शिफ्टेड फॉर्म है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको एक रफ डायग्राम बनाना है, ठीक,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 ले लो और इसके वो पॉइंट्स निकाल लो कि किस किस पॉइंट पे ये एक्स को कट कर रहा है। मतलब इसको अगर हम 0 ले लें, मान लेते 5x² माइनस 6x+1 को मैंने 0 ले लिया। अब इसको सॉल्व करके x की क्या वैल्यू आ रही, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 वन जा 5, 5x² माइनस 5 + 1x+1 इक्वल टू 0, 5x² माइनस 5x माइनस x+1 इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन, x माइनस 1 बचा, माइनस कॉमन x माइनस 1 बचा, x की वैल्यू आ गई 1 एंड 1/5। क्लियर है? तो अब 1 वैल्यू यहाँ कहीं होगी, 1/5 यहाँ होगा। ठीक, अब ये जो हमारा पैराबोला है, ठीक है, ये x को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, तो ये कुछ, या तो अब देखो ये पैराबोला या तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक, और या तो ये ऐसा हो सकता है। अब इसको कैसे डाउट को क्लियर करें कि कौन सा ग्राफ है? ठीक है, तो इसका पॉजिटिव मतलब ये ऊपर से बन रहा है या निगेटिव नीचे से बन रहा है, तो इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। कोई भी पॉइंट लो 1 से ऊपर, क्योंकि 1 के बाद ये x को तो कट नहीं कर रहा है, या 1/5 से पहले तो कट नहीं कर रहा है। मान लेते हैं 1/5 से पहले 0 पॉइंट है, सबसे आसान है 0 पे चेक करो। तो 0 पे अगर हम चेक करें तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी x 0 पे जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, y तो होना चाहिए, यानी कि ये 1 से जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 से जा रहा है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये पैराबोला ही होना चाहिए, और 1 से जा रहा है और इन दोनों पॉइंट्स जा रहा है, तो यानी कि ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, सेम अप्लाई हम कर सकते हैं किसी भी क्यूबिक फंक्शन, मतलब किसी भी इस तरीके के पॉलिनोमियल पे। मान लेते हैं हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती तो भी सेम फॉलो होता है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। एक एग्जांपल ले देते हैं क्यूबिक का भी। एग्जांपल नंबर 2, ये क्यूबिक इक्वेशन, मान लो इसको हमको ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ x के टर्म्स में हो, लेकिन पावर जो है पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है उसको फॉलो होना चाहिए, पावर सिर्फ जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इसको अगर हम फैक्टर करें, x² कॉमन x+1 माइनस 4 कॉमन x+1, ठीक है, तो x² माइनस 4 और x+1 आ गया। इसको फैक्टर कर लेंगे तो x-2 और x+2 और आ जाएगा। हमने जानबूझ के इक्वेशन सबसे सिंपल ली है। अब यहां से जब हम इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यूज जो मुझे मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, -1 मिलेगी, -1 2 और -2, -1 2 और -2, सॉरी -2 और 2, ये ओरिजिन है, ये हमें वैल्यूज मिलेंगी। अब हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो इन सबसे पास होना चाहिए। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जैसे ग्राफ पास होगा तो मान लेते हैं यहां से स्टार्ट होगा कि नीचे से स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, किसी भी, देखो जब भी यहाँ पे वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो दिक्कत हो सकती है, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, तो कहीं भी एक रीजन पे चेक कर लो। जैसे मान लो हम 0 पे चेक कर लेते हैं, तो x की जगह अगर हम 0 रखें तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, ये बताइए। नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही ना, x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -4, यानी 0 पे वैल्यू निगेटिव आ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ग्राफ 2 के बाद इधर निगेटिव होगा, यानी कि स्टार्ट वो पॉजिटिव से हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ निगेटिव हो रहा होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव जा रहा होगा, और फिर जैसे बात है यहाँ टर्न ले रहा होगा। ठीक, तो ये ग्राफ बना दिया मैंने। ये एक रफ स्केच है। रफ स्केच क्यों है, क्योंकि ये -1 से -2 के बीच में कितना ऊपर जा रहा है, ये वैल्यू क्या है ये मैंने नहीं निकाली, या यहाँ पे ये तो चलो निकाल ली वैल्यू। क्लियर है, तो एक रफ स्केच है, लेकिन हाँ अगर आप जो है इसको ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ बनेगा। क्लियर है, इसका यूज हमें पोटेंशियल ड्रॉ करने में ज्यादा हेल्प रहता है। जब एक क्वेश्चन आता है CSIR में, एक पोटेंशियल दे देते हैं इस तरीके का, और फिर कहते हैं उसके लिए फेस ट्रेजेक्ट्री बनानी है, तो अगर हमें पोटेंशियल पहले ही से पता होगा कि कैसा बनेगा तो फेस ट्रेजेक्ट्री बनाने में आसानी रहती है। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अमन, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि 2 के पहले कैसे डिसाइड किया कि वो पॉजिटिव वाले सेक्टर में ही होगा। हाँ, क्योंकि देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू रिपीटिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीटिंग नहीं है, 2 एक बार आ रहा है, -2 एक बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है,
अगर कोई भी वैल्यू रिपीटिंग नहीं है तो ये अल्टरनेट ही चलता है। एक जगह का पता कर लिया आपने तो बाकी जगह का उसका अल्टरनेट होगा। जैसे यहाँ का आपको पता है माइनस है तो इसका मतलब इससे पहले प्लस रहा होगा, तभी इस पॉइंट को क्रॉस कैसे कर सकता है कोई, या तो प्लस से आ रहा होगा तभी तो क्रॉस कर सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे से आ रहा होगा इसको टच करके जा रहा हो, ठीक है, वो तब उसका एक केस और ले लेते हैं, वो भी अभी समझाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें। ओके, मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये x-1 का स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब और x+4, ठीक है। जहां भी इवन पावर होती है उस पे मतलब जहां भी पावर है उन पे आपको ध्यान देना है। इवन पावर पे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे गलती हो भी सकती है लेकिन इस पर ध्यान देना है। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर हम इनको जीरो लें मतलब ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही लिखा हो मैंने पोटेंशियल, क्योंकि अगर इसको हम नॉन फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख देते तो फैक्टर करने में बहुत लेंथी हो जाता, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसा फंक्शन है, अब इसको मुझे ड्रॉ करना है। अगर हम इसको जीरो ले तो x की वैल्यू हमें क्या क्या मिलेंगी। अगर हम fx को जीरो ले, ठीक है, fx को जब जीरो लेंगे तो x की वैल्यूज हमें मिलेंगी 1, लेकिन ये 1 रिपीटिंग है क्योंकि इसकी पावर 2 है। अगर ठीक से देखा जाए तो 1,1 2 बार है, 2,2,2 3 बार है, ठीक है, और x-4 चौथी बार है। ऐसा ही तो है, क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि जितनी डिग्री होती है उतनी ही वो उसके रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1,1 इक्वल रूट्स हैं। तो लेकिन हम प्लॉट एक ही बार करेंगे, 1 आया और 2 आया, 1 2 और -4 आया, ठीक, और ये ओरिजिन है। अब जाहिर सी बात है ग्राफ हमारा इन्हीं जगहों से पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है ना तो हम मतलब हर जगह चेक करेंगे, किसी एक जगह नहीं चेक करेंगे। जैसे पीछे क्या किया था, मैंने सिर्फ एक जगह चेक किया और वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब हम दोनों हर जगह चेक करेंगे। तो सबसे पहले -1 और 4, ये -4 है, -1 और 4 के बीच में एक पॉइंट है 0, 0 पे चेक करते हैं। तो f0 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सिर्फ ये बता दो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बस इतना बता दो f0 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव आएगी, यहां से नेगेटिव आएगी और यहां से पॉजिटिव, यानी ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ओवरऑल क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। अब 1 और 2 के बीच में अगर कोई पॉइंट रखते हैं तो वहां पे वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 और 2 के बीच में। देखो 1 और -4 के बीच में चेक कर लिया, अब 1 और 2 के बीच में चेक कर लेते हैं। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो, या 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखो 1 और 2 के बीच में मान लेते हैं 1.5 होता, तो यहां से बहुत आसान है चेक करना, बस पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना, मुझे ये नहीं चेक करना एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो बहुत आसान है चेक करना। अगर हम f1.5 पे देखें, अच्छा नहीं नेगेटिव है ना, तो पहली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इनटू दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, हाँ ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव आएगी। देखो पहली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इनटू और तीसरी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, तो सारे प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, यानी कि यहां भी वैल्यू नेगेटिव ही है, ठीक है, यहां भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इससे नीचे भी हो सकता है या इससे ऊपर भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल ले इसलिए हम नहीं बता सकते, हम रफ डायग्राम बना रहे। 2 के बाद देखो, 2 के बाद कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो 2 के बाद वैल्यू देखो, अगर f मान लो 2.5 पे चेक कर रहे होते, 2 या 3 पे चेक कर रहे होते, ठीक है, तो देखो पहली वैल्यू पॉजिटिव आती, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव आती और तीसरी वैल्यू तो पॉजिटिव है, यानी कि 2 के बाद यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक। ऐसे ही -4 के बाद भी चेक करना चाहो तो कर लो, जरूरत नहीं है, -4 से पहले अगर चेक करना चाहो तो कर लो, वैल्यू क्या है, जरूरत नहीं, पॉजिटिव ही आना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। f-5 पे वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दूसरी आएगी नेगेटिव और तीसरी आएगी नेगेटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। अब मुझे पता था कि -4 के बाद पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राफ ऐसे आया, सॉरी ऐसे आया, ठीक है ना, और यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको 1 से तो जाना ही जाना है, लेकिन फिर से निगेटिव होना है, तो ये ऐसे टर्न ले रहा है, 1 को टच कर रहा है और फिर निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, और फिर ये इसको टच करके और ये पॉजिटिव हो जा रहा है, क्लियर है। तो देखो ध्यान से समझो, हमने क्या कहा था कि जहां पे पावर ऑड है उसको चेक करने की ज्यादा टेंशन नहीं है, इवन के अगल बगल जरूर चेक करो, क्योंकि जहां पे पावर इवन होती है वो पॉइंट जरूर टेंजेंट ही होता है। देखो ये पॉइंट 1 ना टेंजेंट है, टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसको ये क्रॉस नहीं कर रहा है, टच करके जा रहा है, क्लियर है।
हाँ ठीक है, बमन ईरानी का डब्लू मिल गया हमको। अच्छा आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप का ग्राफ हम देख रहे हैं इस टाइप का। y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है, मान लेते हैं k या a अपॉन x की पावर, मतलब अपॉन में x की पावर हो, x की पावर 2n, जहां पे n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन एंड n ग्रेटर देन 1 है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें y इज इक्वल टू k बाई एक्स पावर 2n है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक। अब देखो, अब अगर वही क्वेश्चन अगेन उठता है कि मान लेते हैं एक ज्यादा पावर एक कम पावर है, तो कैसे बनेगा? एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक है y इक्वल टू 1/x² और दूसरा है y इज इक्वल टू 1/x की पावर 4। दो ग्राफ बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, ये y है और ये x है, यहाँ बना देते हैं बगल में। मान लेते हैं हमारे पास एक है y इक्वल टू 1/x² एंड दूसरा है y इक्वल टू 1/x पावर 4। दोनों का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये y है, ये x है, ओरिजिन है, ठीक। अब पहले हम y इक्वल टू x² को ड्रॉ कर लेते हैं, तो मान लेते हैं x² कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब वही हम 1,1 वाला एनालिसिस लगाएंगे। 1,1 वाला एनालिसिस क्या है कि देखो, ये 1,1 से पास हो रहा है, ठीक। तो 1,1 से पहले कौन बड़ा होगा ये देखना है, ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा, ठीक है। तो 1,1 से पहले अगर कोई कंफ्यूजन है तो चेक कर लो, जैसे x इक्वल टू 1/2 पे चेक करो, तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 16, यानी कि 1/1 से पहले ये ज्यादा है और ये कम है, यानी कि इसके ऊपर रहेगा x4 का ग्राफ, लेकिन 1,1 के बाद ये छोटा होने लगेगा। क्लियर है? 1,1 के बाद क्या होने लगेगा? छोटा। तो ये x पावर 4 का है, ठीक है, और ये हमारा ब्लू वाला x² का है, सॉरी 1 बाई, ये 1/x² का है। ऐसे ही निगेटिव साइड में भी सेम ऐसे होगा, ठीक है। ये 1/x की पावर 4 का है और ये 1/x² का है। क्लियर हो गई? ठीक, मिटाए इसको हम। हाँ मिटा दिया। ओके, अब देखते हैं। अगला है, मान लेते हैं यहाँ पे y की पावर 2n प्लस 1 होगा, जहाँ n की वैल्यू वही 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 दोनों ले सकते हैं, मतलब ये 1/x का भी है, ठीक है, और 1/x³, 1/x पावर 4 जितने भी, 1/x पावर 5 जितने भी है, तो इनका ग्राफ सबका ऐसा कुछ होगा। इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो ये पार्ट ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो हम ग्राफ बना सकते हैं, एक और बना लेते हैं इसी में, ठीक है, वैसे ही समझाने के लिए, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ होगा फॉर ग्रेटर n, ये बड़े n के लिए होगा, है ना, जब n की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं। और ये वाला जो ग्राफ होगा फॉर लेस n, n अगर कम है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक 1/x और 1/x³ को देखें, तो 1/x का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, 1/x³ का ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, एग्जाम्पल के लिए ले भी लेते हैं, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ ऐसा होता है 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फॉर
पॉइंट चार्ज। लेकिन फॉर इसके लिए देखें अगर डाइपोल के लिए, तो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ करें तो देखो 1/r², 1/r³। अगर हम इस डायरेक्शन में r ले लें और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, अगर हम इधर के पार्ट को नहीं बना रहे, सिर्फ इधर के पार्ट को बना रहे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस दोनों ही ग्राफ ऐसे होने चाहिए, नीचे की ओर होने चाहिए ना, ये भी ऐसे ही होना चाहिए और इसके दूसरा वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, r की वैल्यू जो लेते हैं, मतलब r की वैल्यू यहाँ पे 1 जो भी लेंगे, जैसे ऐसे मान लेते हैं, ग्राफ ये और एक ग्राफ हमारा ये, ऐसे ही तो दोनों ग्राफ होंगे। अब ये अगर हमारा पॉइंट 1,1 है मान लेते हैं, ठीक, या यहाँ पे r की वैल्यू 1 या जो भी मान लेते हैं, तो उससे हमें वैसे जरूरी नहीं यहाँ पे 1,1 से पास हो, क्योंकि जब r की वैल्यू 1 हो तो जरूरी थोड़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो, लेकिन ये कोई क्रॉसिंग पॉइंट होगा, एग्जांपल का इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, लेकिन ये कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उसके बियॉन्ड वैल्यू चेंज हो रही होगी। अब आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा जल्दी डीके हो रहा है। देखा जाए तो r ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, ऊपर वाला 1/r² का ग्राफ होना चाहिए और नीचे वाला 1/r³ का होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों ही ग्राफ मतलब इसी के अगर आपको ये पता है कि 1/x की पावर कुछ भी है, अब मान लो कोई स्पेशल आपने फील्ड पढ़ा या कुछ बता दिया और उन्होंने कह दिया कि मान लेते फला फला चीजों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r⁷ के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा होगा? तो तब भी ऐसे ही ग्राफ होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर हमें। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। अब इस बॉयल्स लॉ का P वर्सेस V ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में P लेना चाहिए मुझे और इस डायरेक्शन में V लेना चाहिए। अगर हम P को Y मान लें और V को X मान लें, Y और X, तो ये yx इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि y इक्वल टू क्या है, c/x का ग्राफ है। और अभी हमने देखा कि y इक्वल टू 1/x की c/x की पावर 2n+1, जितने भी ग्राफ हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, याद है? ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये पार्ट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वॉल्यूम निगेटिव तो होता नहीं। ठीक, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ ये हो गया। बोलो, होना चाहिए? अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। PV इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ ये है, अगर PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता तो ग्राफ क्या बनता? जहां पे गामा क्या है, गामा हम जानते हैं CP/CV होता है, ये हमारा क्या है, पॉइजन्स लॉ है ना? बोलो, तो इसका ग्राफ कैसा बनता? तो ये PV इक्वल टू C/V की पावर गामा, ऐसे हो जाता। तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता और अगेन यही वाला ग्राफ बनता क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, तो फिर वही उसमें ठीक किसमें है, वैसे क्लियर है ना? इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे PV की कांस्टेंट है, ये हमारा बॉयल्स लॉ है, हमें ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बनाना है log P वर्सेस log B का। ठीक, ये ग्राफ भी पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो log P वर्सेस log B का ग्राफ बनाना है ना, log ले लो दोनों तरफ, तो log P इज इक्वल टू log C हो जाएगा। ठीक है, अब log C तो अगेन एक कांस्टेंट ही होगा, C डैश कह दो, K कह दो, कुछ कह दो, log PV में फॉर्मूला लगा दे तो ये log P प्लस log B हो जाएगा। ठीक, अब log P और log V में ग्राफ बनाना है, मतलब हमको ऐसा ग्राफ बनाना है, इधर लेना है log P या ln P, उधर लेना है ln V log V। तो क्योंकि हमने y एक्सिस को ही पूरा log P मान लिया, तो ये पूरा y है प्लस ये पूरा x है इक्वल टू कांस्टेंट C डैश। ठीक, अब क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? ठीक, तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, C डैश, यानी ये पॉइंट आ जाएगा C डैश, जो कि होगा C डैश कितना था, log C था। फिर x 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जब x 0 लेंगे तो y की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, ये भी C डैश आ जाएगी, यानी ये भी
ये तो आ गया, फिर y0 लगेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर यहीं से पास कर लिया। तो ये ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? हम्म। तो log p और log v का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब ये इसके बियॉन्ड नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इधर वॉल्यूम निगेटिव है। इसके नीचे नहीं बनाना है क्योंकि इधर नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, तो है तो ये स्ट्रेट लाइन। अगर ये y और x का ग्राफ होता तो पूरा यहां से स्टार्ट होता, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब में जाता। लेकिन फिजिक्स में लिमिटेशंस को ध्यान रखेंगे कि क्या ग्राफ सेकंड इसमें जा सकता है या नहीं जा सकता। क्लियर है? हाँ। अब एक हम मॉड फंक्शन का भी ग्राफ देख लेते हैं। मॉड फंक्शन भी कभी कभी जरूरत पड़ती रहती है। सबसे ज्यादा मॉड फंक्शन की जरूरत पड़ती है मुझे रेक्टिफायर में, क्योंकि जो रेक्टिफायर सर्किट होता है वो मॉड की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, तो मॉड फंक्शन का जो हम इक्वेशन ले रहे हैं, जनरल इक्वेशन, वो कुछ ऐसे ले रहे हैं, मॉड ऑफ x माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू a से छोटी है, मान लेते हैं, पहले छोटी के लिए लिख देते हैं। ठीक है, तो मॉड हटाने पे माइनस साइन आता है, और अगर x की वैल्यू a से बड़ी है तो मॉड हटाने पे प्लस साइन आता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक, तो मान लेते हैं ये a अगर पॉइंट है, ठीक है, तो a के बियॉन्ड हमें, मतलब यहाँ पे अगर कहीं सोचें तो a के बियॉन्ड मुझे ये इक्वेशन लेनी है। अब ये लाइन का इक्वेशन है, इसको अगर प्लॉट करने को सोचो, ठीक है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से ये कुछ ऐसी लाइन आएगी ना। क्लियर है? और a के इधर अगर आए तो a से इधर आएंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, उस केस में ये ग्राफ होगा, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, यहाँ से लाइन कुछ ऐसे बनेगी। और क्योंकि a पे ये चेंज हो रहा है, यानी इसीलिए इस लाइन को नीचे नहीं बनाया, और ऐसे ही इसको इधर नहीं बनाया, क्योंकि अगर ये लाइन हम आगे यहाँ बढ़ा देते तो फिर ये x ग्रेटर देन a के रीजन में आ जाती है। x ग्रेटर देन a के रीजन में ये लाइन काम नहीं कर रही है, ये लाइन काम कर रही है। ठीक है ना, ये लाइन 1 है समझो, ये लाइन 2 है समझो। ठीक, तो ये लाइन 1 बनाई मैंने और ये लाइन 2 बनाई। अब क्योंकि लाइन इस रीजन में लाइन 2 काम कर रही है, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं बनाया। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस ए का ग्राफ। ठीक है, अब बस a आपको सेट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू हमारा मॉड x प्लस 2 दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, तो ये -2 हो गया, और आपको ग्राफ बनाना है बस y x, ये इधर बन जाएगा और ये इधर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको मिटाते हैं। अब जब हमने मॉड फंक्शन पढ़ ही लिया है, तो एक और फंक्शन पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये y इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x कह दो, या फिर x अपॉन मॉड x कह दो, दोनों ही ये होता है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो, या यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे a है। ठीक है, तो x मॉड x अपॉन x माइनस a होता है, या x माइनस a अपॉन मॉड ऑफ x माइनस a होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये मॉड फंक्शन है ना, तो अगर हम ध्यान से सोचें तो अगर हमारा x लेस देन a है, अगर हमारा x लेस देन a है, तो मॉड हटाने पे नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो मॉड ऑफ x माइनस a क्या होना चाहिए? ये माइनस x माइनस a होना चाहिए। उस वजह से y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? y की वैल्यू -1 आनी चाहिए। जबकि अगर x ग्रेटर देन a है तो मॉड ऑफ x माइनस a जो है वो हमारा प्लस x माइनस a आना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू +1 होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू आपको याद रखना है, x इक्वल टू a पे वैल्यू इसकी 0 होती है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा a है, तो अगर ये पॉइंट a है तो ये हमारी एक लाइन हो गई, ये हमारी x इक्वल टू a लाइन हो गई। ठीक है, अब x इक्वल टू a के राइट में, यानी कि x ग्रेटर देन a पे, यहाँ पे x ग्रेटर देन a होगा और यहाँ पे x लेस देन a होगा, तो x ग्रेटर देन a के लिए वैल्यू +1 है।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम ओपन सर्कल बना रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको x इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं लेनी है, मतलब ऐसे ओपन सर्कल बना रहे हैं, और ये +1, ठीक। और ऐसे ही इसके लिए वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पे ओपन सर्कल और एक ये माइनस वैल्यू होगी, ठीक है। और x इक्वल टू ए पे वैल्यू 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 पे टिक लगा दिया। क्लियर है? इसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। यहाँ पे हम ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ ए पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखो ए से ये अपने आप को चेंज कर रहा है, तो ए पे डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही जो मॉड फंक्शन बनाया था कुछ ऐसा था, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि ए पॉइंट पे मॉड फंक्शन पॉइंटेड था, और जहां पे ये पॉइंटेड होता है उस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे पॉइंटेड है ना, भले ये कॉन्टिन्यूअस है ए पॉइंट पे, लेकिन ए पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी सबसे ज्यादा जो हमें यूज होते हैं वो साइन और कॉस है ना। साइन और कॉस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, टैन तो मुश्किल ही से यूज होता है, और बाकी कॉट सेक कोसेक तो होते ही नहीं, ठीक है। तो जो यूज हो रहे हैं वही बता दें, या सारी बता देते हैं, सारी बता देते हैं बताने के लिए, फिर बाद में जो जो यूज है। तो पहला है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है। अब y इक्वल टू साइन एक्स में इससे एक चीज और याद आ गई मुझे, हमने कहा था कि हम जनरल सॉल्यूशन बता देंगे। तो देखो जनरल सॉल्यूशन भी यहाँ बता दे रहे हैं, कुछ काम आएंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या है, अगर साइन एक्स 0 हो जाए, ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने पे x की वैल्यू आती है n पाई, जहां पे n जो है वो इंटीजर है, यानी ये आप प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से सोचो, इस कंडीशन को यहाँ यूज करो, तो n की वैल्यू 0, यानी 0 पे साइन एक्स ग्राफ क्या होगा, 0 होगा। फिर n की वैल्यू 1 रखें तो हमें मिलेगा पाई, यानी पाई पे साइन एक्स ग्राफ 0 होगा। और n की वैल्यू -1 रखें तो -पाई पे 0 होगा। फिर ऐसे ही 2 रखें तो 2 पाई पे, 2 पाई पे, और इधर -2 पाई पे 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 पाई पे, और इधर -3 पाई पे 0 होगा, ठीक है। तो ये जो साइन का ग्राफ है ये इन पॉइंट्स पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है कि अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 है, मान लेते हैं +1, तो इससे जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी 2n + 1 π/2, ठीक। और यहाँ पे n स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 सब, ठीक है ना। यहाँ पे +-1 है मान लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और सारी वैल्यूज ले जाएंगी। n की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं आप, +-1 भी ले सकते हैं, +-2 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे n की वैल्यू अगर आप 0 लिखें तो n, तो देखो पहला x आएगा π/2, यानी π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू +1 होती है, क्या होती है, +1, ठीक है। फिर अगर हम n की जगह 1 रखें तो देखो 3 π/2 आएगा, क्या आएगा, 3 π/2। अब 3 π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो ये 3 π/2 आएगा, 3 π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। ऐसे ही आगे हम निकालते जाएंगे 5 π/2 पे वैल्यू जो आएगी वो +1 होगी, ठीक है। तो हमारा जो साइन एक्स ग्राफ है वो हम जानते हैं +1 और -1 के बीच में ही ऑसिलेट करता रहता है। मान लेते हैं ये +1 वाली लाइन है और ये -1 वाली लाइन है। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता हुआ होता है, यानी कि जो साइन एक्स का ग्राफ बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, π/2 पे उसको 1 होना है, फिर पाई पे 0 होना है, फिर 3 π/2 पे इसको -1 होना है, फिर 2 पाई पे 0 होना है, एंड सो ऑन। और सेम इधर भी ऐसे, ठीक है। तो देखो साइन, यानी साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, ठीक। ग्राफ को देख के लग रहा है कि हमारा साइन एक्स में मल्टीपल मैक्सिमा और मिनिमा है,
कई जगह पे मैक्सिमा है, कई जगह पे मिनिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 ही है। अगर हम मैक्स ऑफ साइन एक्स कहें कि साइन एक्स का मैक्स क्या है, ठीक है ना, सॉरी मॉड नहीं, सिर्फ ऐसे, तो मैक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, +1 है, ठीक है, और मिनिमम ऑफ साइन एक्स क्या है, -1 है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कई सारे क्वेश्चन है, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में कोई ग्राफ दिया हुआ है और वो फॉर्मूला साइन का है, ठीक है, हम ग्राफ में ये चेक कर सकते हैं कि इस मतलब ये जो फॉर्मूला है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, और मैक्सिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख के और ये चेक करें कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, फिर ये देख लें कि वो ग्राफ में मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है उन सब से वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ही 2 पॉइंट चेक करने से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है, आपको ड्रॉ भी नहीं करना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं हर ग्राफ हम ड्रॉ ही करें, जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हम ग्राफ चेक करते हैं। ग्राफ चेक करने के लिए आपको बस क्या होना चाहिए, हर फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन से फंक्शन में क्या वैल्यूज होती है, कहाँ पे वो मैक्स, मान लेते कोई भी साइन एक्स से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, अब हमको मालूम है कि इस पॉइंट पे साइन वैल्यू तो 0 हो जाती है, और हम देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन से ग्राफ में वो 0 हो रही है, जिसमें हो रही है यानी वो सही हो सकता है, और जिसमें नहीं हो रही है तो वो तो पक्का ही नहीं सही हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अगला देखते हैं कॉज एक्स का ग्राफ। ओके, तो कॉज एक्स के ग्राफ में कुछ चीजें याद रखनी है जनरल सोल्यूशन, जैसे जनरल सोल्यूशन क्या है इसमें, अगर साइन एक्स सॉरी कॉज एक्स की वैल्यू 0 है, अगर cos x की वैल्यू 0 है यानी x की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी, जहां n हमारा 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। और अगर cos x की वैल्यू मान लेते हैं +1 है, ठीक है, तो x जो होगा वो हमारा 2n π होगा, और अगर cos x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू 2n+1 π होगा, ठीक है, जहां n हमारा 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसमें n हमारा +-1 +-2 एंड सो ऑन, और इसमें n हमारा वो हो जाएगा 0 से भी स्टार्ट होगा, सो ठीक। तो कहने का मतलब है कि cos 90 पे होता है 0 और cos 0 पे होता है 1, तो यहाँ पे ये जो मतलब यहाँ पे चेंज आएगा वो 90 पे आएगा, तो ये 90 है मान लेते हैं, फिर ये 5π/2 है, फिर ये सॉरी 5π/2, और ऐसे ही आगे 7π/2, और इधर -π/2 -5π/2 और -7π/2, जबकि cos पाई पे वैल्यू मैक्सिमम होगी पाई 2π, एंड इधर भी -π -2π, ठीक है। तो cos की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, cos 0 वैल्यू 1 होती है, ठीक है, फिर 90 पे 0 हो जाती है, फिर cos पाई पे -1 हो जाती है, ठीक है, फिर इस पे 0 हो जाती है, फिर यहाँ पे cos 2π पे +1 हो जाती है, ठीक है। तो देखो जितने भी मतलब पाई के इवन मल्टीपल है, देखो 0 फिर 2π फिर 4π, उन पे सब पे वैल्यू cos की +1 होती है, और ऐसे ही इधर -1, ठीक है। तो cos x ग्राफ जो है वो हमारा साइन का ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, से बस जो है यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो अलग है, ग्राफ सेम है, ग्राफ थोड़ा सा अलग है कि वहां पे 0 से स्टार्ट होता है 0, और यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 1 वैल्यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 3π/2 क्यों नहीं लियो? हाँ 3π/2 क्यों नहीं लियो? कहाँ, अच्छा हाँ वो गलती छूट गया, सॉरी 3π/2 होगा, छूट गया। मैक्सिमम ऑफ cos x वही आएगा +1, और मिनिमम ऑफ cos x जो आएगा वो -1 आएगा, ठीक है। ओके, tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं इधर x है इधर y है, tan x की वैल्यू जो होती है, tan x का जो रेंज है वो हम जानते हैं -∞ से ∞ तक पूरा है, ठीक है ना। और ये क्या होता है क्योंकि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो ये 90 पे जहां जहां भी 90 है या 90 का मल्टीपल है वहां पे ये अपने आप को चेंज करता है, मतलब यहाँ पे 90 मान लेते हैं, यहाँ पे 3π/2 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ -90 और यहाँ -3π/2, इन पे अपने आप को ये चेंज करेगा, ठीक है। थोड़ा सा और मान लेते हैं -90 है, +90,
और इसके बीच में पाई आएगा, इधर यहाँ माइनस पाई आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बना लेते हैं 90 पे। ठीक, तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। हाँ, 90 पे एसिम्पटोट होती है, क्योंकि 90 पे tan 90 वैल्यू इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, y की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो क्लियर है कि 90 जहां जहां है वहां वहां पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ठीक है। तो जब भी tan x, अब अगर मान लो कोई tan x से कोई फॉर्मूला बन भी रहा होगा, ठीक है, तो उसका जो एक लिमिट होगी कि वो -90 से 90 के बीच का ही रेंज लिया जा रहा होगा, या π/2 से 3π/2 के ही बीच का रेंज लिया जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये तो हम जानते हैं। कोसेक जो है ना वो 1/sin x होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये साइन का उल्टा है और साइन जहां जहां पे 0 हो रहा है वहां वहां पे कोसेक क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोसेक 0 पे और फिर साइन पाई की वैल्यू 0 होती थी, तो कोसेक पाई पे भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। 2π पे ये इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर -π पे और -2π पे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट होने का मतलब यहाँ पे एसिम्प्टोटिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ एसिम्प्टोट हम बना लेते हैं ऐसे, यहाँ भी। अब देखें -π से पाई के बीच में देखो, साइन 0 भी 0 होता है, तो साइन 0 पे भी ये। अब देखो π/2 पे क्या होगा, ऐसे ही यहाँ 3π/2 बना लेते हैं और यहाँ -3π/2। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये स्टार्ट होगा 1 से। यहाँ पे 90 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। लेकिन क्योंकि साइन जो होता है, क्योंकि साइन x जो है ना वो हमेशा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो कोसेक x जो होगा ना उसका जो रेंज होगा, मतलब कोसेक x कहां से कहां तक होगा, तो कोसेक x की वैल्यू -∞ से 1 तक होगी, फिर -1 तक होगी, फिर 1 से इन्फिनिटी तक होगी। लेकिन -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा है ना, जैसे साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो जब साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है तो कोसेक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसलिए कोसेक का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक, ऐसे यहाँ पे यह वैल्यू -1 है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखें तो इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर हो गया कोसेक एक्स का ग्राफ? ऐसे ही सेक एक्स का ग्राफ भी बनेगा। ठीक है, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखो सेक एक्स का और tan, देखो सेक एक्स का ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होगा। खुद से सोचना, ठीक है, या देख लेना कैसा बनता है और समझ लेना कि हाँ ये चीजें फॉलो हो रही। और कॉट एक्स का जो ग्राफ है ना वो tan एक्स का जस्ट उल्टा है, मतलब कि अगर tan एक्स का ग्राफ ऐसे रहता है तो कॉट एक्स का ग्राफ ऐसे है। ठीक है ना, ये कॉट एक्स का ऐसा ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो tan एक्स और कॉट एक्स के ग्राफ देख लेना, सिर्फ ग्राफ देख लेना, इनका यूज फिजिक्स में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ग्राफ देख लेना ताकि पता रहे कि tan एक्स का कैसा है और कॉट एक्स का कैसा है। कोसेक एक्स का समझ आ गया ना? इससे एक बात और पता चल गई कि देखो साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स को अगर हम देखें तो साइन एक्स कुछ ऐसा था। ऐसा था साइन एक्स, और कोसेक एक्स हमारा कैसा आया, ऐसा आया। तो क्या, और कोसेक एक्स होता क्या है, साइन एक्स का सिर्फ 1/, ही तो होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ही तो होता है। अब देखो साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन कोसेक एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब है क्या, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन स्टिल कॉन्टिन्यूअस रहेगा? आंसर है नहीं। ठीक है ना, इसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी 1/√,
बी वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। ओके ओके, तो अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए की पावर एक्स का ग्राफ, ठीक। ए की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अब देखो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि ए आपका क्या है। ए अगर आपका मतलब ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग ही तो ग्राफ बनेगा, ठीक है। थोड़ी देर मान के लिए हम ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ बना रहे हैं, फिर लेस देन 1 के लिए भी बनाएंगे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यानी कि ये तभी आ सकता है जब a खुद 0 ना हो। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 गया तो 0 की पावर 0 तो कुछ मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो x की जगह 0 रखने पे y वैल्यू 1 है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये इस पॉइंट से पास होना चाहिए। अब जितने भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं या तो वो इंक्रीजिंग होते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होते हैं। मोनोटोनिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब वहां पे कहीं भी कोई चेंज मतलब डिक्रीजिंग नहीं आएगा। तो या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होते हैं या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पता करें कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला है? तो अगर हम देखें, मान लो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जब हम a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे 2 की पावर बढ़ेगी या घटेगी? मान लेते हैं 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा, और ऊपर जा रहा है 2 की पावर 3 है तो जैसे जैसे 3 बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। देखो जा रहा है ना, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक ना। और जैसे जैसे हम घटाएंगे एक्स की वैल्यू, मान लेते हैं पावर निगेटिव करेंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ क्या होगा? नीचे आने लगेगा, क्योंकि ये मोनोटोनिक है ना, तो यहाँ पे 1 पे अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकता है, तो ये 1 पे भी ऐसे नीचे आता रहेगा, है ना। यानी ये माइनस, ऐसे कह सकते हैं आप कि ये माइनस एक्स एक्सिस पे कहीं पे जाके एसिम्प्टोटिक होगा। तो ये ग्राफ बनेगा जब a ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, बोलो ठीक। ये a ग्रेटर, यानी कि अगर a लेस देन 1 है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? तो a लेस देन 1 के लिए ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। और a लेस देन 1, अगर a लेस देन 1 है तो a की पावर x का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। अब हम जानते हैं e की पावर x में जो e है वो ग्रेटर देन 1 होता है, 2 और 3 के बीच में वैल्यू होती है, इसलिए e की पावर प्लस x का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? इसी में सेकंड देख लेते हैं, y इक्वल टू a की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो a की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा ये y, ये x, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा ही होगा, ये वाला जो ग्राफ होगा ना, अब यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी, ये ग्राफ a लेस देन 1 के लिए होगा, क्योंकि तुम खुद सोचो अगर पावर निगेटिव है, ठीक है, तो ये समझो 1 अपॉन में पॉजिटिव है, और जब 1 अपॉन में पॉजिटिव है तो और a अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसके बाद जैसे जैसे a बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे a की वैल्यू मान लो 2 ले ली, तो जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू कम आती जाएगी। क्लियर है ना? ठीक, तो इस वजह से ये a ग्रेटर लेस देन 1 के लिए ग्राफ होगा, और ऐसा जो ग्राफ बनेगा ना वो a ग्रेटर देन 1 के लिए बनेगा। इसलिए शायद याद भी हो कि e की पावर x का ग्राफ जहां जहां आता है e की पावर माइनस एक्स का एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, देखो ऐसा ही तो आता है, याद आ रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं e की पावर, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं n इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये किसका ग्राफ, ये किसका है? रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला है। अगर हम इधर नंबर ऑफ अनडिकेड एलिमेंट ले लें, इधर टाइम ले लें, ठीक है, तो ये e की पावर माइनस एक्स इस जैसा ग्राफ है, और e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, यानी ये वाला ग्राफ बनना चाहिए, तो ये n नॉट से स्टार्ट होना चाहिए, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिकेइंग, तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ ऐसे ही तो बनाते थे हम लोग। याद आया? सब याद आ गया। याद आ गया? ओके। तो देखो हमने क्या किया, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस थे उनके ग्राफ देख लिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे इलिप्स और हाइपरबोला रह गया, ये दो और रह गए, ठीक है ना, इनके भी ग्राफ देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं।
तो इलिप्स का ये इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एच के हमारा सेंटर होता है, ए और बी डिपेंड करता है कौन बड़ा है। अगर ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है ना, देन हम कहेंगे कि ए हमारा मेजर एक्सिस पे है और बी हमारा माइनर पे है। माइनस। ठीक है? और अगर उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा। तो इसका एक ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं इधर x है और इधर y है और ये ओरिजिन है। तो अगर हम एच के को सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, तो ग्राफ इलिप्स है। इलिप्स कुछ ऐसा बनता है, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना, इलिप्स ऐसा बनता है। और इसमें ये वैल्यू टोटल 2a होती है और ये टोटल वैल्यू क्या होती है, 2b होती है। ये एच के है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा जब a बड़ा होगा और b छोटा होगा, और उल्टा हो जाएगा अगर ऐसा ग्राफ बन जाएगा अगर b बड़ा है और a छोटा है ना। सेम पॉइंट एच के पे y और x, ठीक है, अगर b बड़ा है a छोटा है, ठीक है ना। तो ये इलिप्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में, मतलब इसका फोकस भी होता है इसमें, ठीक है, इसमें लेटस रेक्टम भी होती है। उस सब के बारे में हम लोगों को ज़्यादा जरूरत उसमें पड़ेगी जब हम लोग कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में सबको लिखा देंगे। यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बता दी कि हाँ पता रहना चाहिए कि इस टाइप की इक्वेशन इलिप्स की होती है। अगर एक चीज़ देखो, अगर ए और बी बराबर हो जाए, मान लेते हैं आर, ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन सर्कल की बन जाएगी ना। हाँ। ठीक है, यानी कि सर्कल इलिप्स का ही एक केस है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला में इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस देखो, अगर बीच में माइनस है यानी कि ये हाइपरबोला कुछ ऐसे बनेगा, जो भी एच के पॉइंट है उसके इधर और इधर, है ना, ठीक है। और ये जो होती है ये पूरी 2a कहलाती है यहाँ से यहाँ तक के, और ये पूरी क्या कहलाती है, 2b कहलाती है, ठीक है ना। इसमें मेजर और माइनर नहीं होता है, इसमें ये ट्रांसवर्स है और ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होता है, ठीक है ना। और इसमें ये नहीं होता है कि a बड़ा है b छोटा है तो अगर उल्टा बन जाएगा, नहीं। अगर ये इक्वेशन ऐसी है या तो सेकंड ऐसी होगी, अगर माइनस पहले है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फिर इलिप्स ऐसा बनेगा, सॉरी हाइपरबोला ऐसा बनेगा ऊपर से नीचे की, ठीक है ना। ठीक है, उस केस में ये हमारा 2b हो जाएगा पूरा और ये हमारा 2a हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। ओके, तो देखो आज हमने क्या किया, जितने भी स्टैंडर्ड ग्राफ थे उनको देखिए। अब इसमें क्या किया, इसमें जो है जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ नहीं देखा। हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इसमें पीजीटी में यूज भी नहीं होता है, तो हाइपरबोलिक को यूज नहीं किया। अगर कोई और स्टैंडर्ड ग्राफ याद आए तो नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। जैसे log x का नहीं बताया, साइन इनवर्स x कॉज इनवर्स x का नहीं बताया। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि साइन इनवर्स x ना x साइन x का ही इनवर्स फंक्शन है। log x जो है ना वो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए एक रूल होता है, नेक्स्ट टर्न पे हम उस रूल को पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं कि अगर हम किसी ग्राफ में कोई कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देते हैं तो उससे उस ग्राफ के शेप पे क्या फर्क पड़ता है, या कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके शेप पे क्या फर्क पड़ता है। मतलब कि जो स्टैंडर्ड ग्राफ हैं उनको अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करें, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके एंड सो ऑन, ठीक है, तो ग्राफ में कैसे चेंजेस आएंगे उसको देखेंगे। और अगर याद रहा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, याद ही आ जाएगा कि ऐसे फंक्शंस जो एक के ऊपर एक हों, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, खासतौर से पॉलिनोमियल में, ठीक है, उनके ग्राफ कैसे होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में ये ग्राफ ओवर हो जाएगा, ठीक है।